बनी है, उस रूप सुधा के सनेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। उस रूप सुधा के सनेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में गवाह सभी गुजरेंगे कभी न अरे कभी। वाह, बहुत बढ़िया। अदालत में गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, हम द्वार में आपके आके पड़े। मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, बिंदु तरेंगे कभी न कभी। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरुण कुमार दुबे जी, आप जयपुर से जुड़े हैं, हमारे एमओटी में आप थे। आप कुछ संस्कृत का श्लोक सुनाइए। अरुण कुमार दुबे, अरुण कुमार दुबे, आप जयपुर में थे ना हेडमास्टर साहब? अरुण कुमार दुबे, अरुण कुमार दुबे। विपिन शर्मा जी भी ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छा। हाँ, क्या हाल है हेडमास्टर साहब? हाँ, अरे सुनाइए पंडित जी कुछ संस्कृत का श्लोक। हाँ बिल्कुल ठीक, कुछ संस्कृत का श्लोक शुरू कीजिए। और कल रामायण महाभारत शुरू होगा, कल सब कोई आइएगा। हाँ जल्दी से शुरू करिए। कल संडे को महाभारत है। हाँ, रामायण महाभारत मिक्स है। हाँ आप शुरू करिए। अभी का कुछ श्लोक सुनाइए आप। मैं कल देख रहा था, हाँ। तो बहुत सुना सुनाया श्लोक है, लेकिन बहुत ही सार्थक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। ये तो एश्योर करते हैं कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म के मार्ग पर चलने में हमें कठिनाई होगी, संतों को हर काल में कठिनाई होती है, लेकिन ये एश्योरेंस है भगवान का कि जब जब धर्म की हानि होगी,
जब जब असुर बढ़े, इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो धर्म के मार्ग पर चलने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब अति हो जाएगी तो भगवान हमारे पीछे हैं। जैसे एक छोटा बहुत बालक बढ़िया। अपने पिता के दम पर आगे होकर के और कोई भी कार्य करता है, तो उससे भरोसा होता है कि पिता पीछे से पकड़ लेगा। इसी तरह से अरे धर्म वाह, के मार्ग पर चलने वालों हमें भरोसा है, इससे भगवान करेंगे, वो बहुत आएंगे। जब हम कमजोर पड़ेंगे वो आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने अच्छा किया आपको बुला करके। हालांकि क्लास में हमने आपके लेट आने से 2-3 बार डांटा था, लेकिन मैंने आपको पहचान तो लिया था कि पंडित जी हैं, बढ़िया पढ़े करेंगे, और हमारे वेबिनार में अपने 4 चांद लगा दिया। अब अपने गोपाल शंकर जी साहब से, आदरणीय गोपाल शंकर साहब जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ये जो सेल्फ रिलायंट कैपेसिटी, जो सेल्फ रूप में ही काम कर रहे हैं, इनको लोगों का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन मनोबल से ये आगे बढ़े जा रहे हैं और बहुत सा काम इन्होंने किया है और हमारे ग्रुप में आए हैं। और जिनको गोपाल शंकर जी पसंद कर लें, उसमें बहुत अच्छा काबिलियत होगा। ऐसे वो इतने विद्वान आदमी और इतने सीनियर IAS ऐसे सबको नहीं पसंद कर सकते। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और उस समय हम असिस्टेंट बजट अफसर के रूप में थे जब वो साहब फिनांस कमिश्नर थे वहाँ पर, माने वित्त विभाग में। तो हम गोपाल शंकर साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे ये जो बम्बई में अकेले और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो उनका परिचय दें, आज का प्रोग्राम शुरू करवाएं और उनको बोलने की इजाज़त दें। हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें बहुत इज्जत देता हूँ, और मैं कहूँगा कि हमारे नए वक्ता को आप बुलाएं श्रद्धापूर्वक और उन्हें बोलने का मौका दें। और हम अपने सारे पदाधिकारी, सारे अच्छे विद्वान जनों से कहेंगे कि इनके काम में सहयोग दें कि हिंदुस्तान क्या, दुनिया के हर क्षेत्र से लोग, अभी आज लंदन से, अमेरिका से भी संगीता तोडमल जी आएंगी। तो अब देखा जाए, भगवान जिनको समय दे वो आएंगे, तो आपके काम में सहयोग भी होगा। तो अच्छे काम करने वाले का अच्छा ही होता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। तो गोपाल शंकर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको चरण स्पर्श करके विनती करता हूँ कि हमारे नए वक्ता को आप प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। कभी खुशी हुई कि इच्छा एक ऐसी जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते हैं, थकते नहीं हैं। अगर बहुत ज्यादा सच पूछिए तो मैं भी गरीब है, कभी थकता नहीं है। मैं लोगों को कि आज चल कुछ आज मोबाइल ज्यादा हो रहा है, कहीं आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल ज्यादा हो रहा है। हाँ अभी आ रही है। हाँ, अभी आई। तो मैं ऐसे देख लूंगा कि ऐसे व्यक्ति हैं पिछले 30 से ज्यादा समय से कुछ हमारे समाज के करना चाहते हैं, और से NGO करना स्वार्थ है, दूसरा जनता सोसाइटी के बीच में कुछ अच्छा करना ही उसका स्वार्थ है। अगर स्वार्थ भाव से अमिताभ जी,
ये आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो हमारे यहाँ तो क्योंकि- कोई नहीं समझ में आ रही है, हमको लगता है। नहीं, अब ठीक है सर। अच्छा, आप ठीक है। हाँ, क्योंकि लोगों को पहले कुछ बहुत माइक खोल हमिंग आ रखे रही थे। थी, बहुत हमिंग आ उनसे रही थी। रिक्वेस्ट कर लें कि अपने अपने माइक बंद कर ले, जब उन्हें बोलना हो तभी माइक ऑन करें। तो इनका जो अभी का एक मिशन है कि कैसे हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं हर तरह से। और आज के युग में आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी मांग है, तकाजा है समय का। जिस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से लोग आपस में लड़ रहे हैं देश, और किस तरह से लोग घमंड के कारण, दंभ के कारण मदमस्त होकर के एक दूसरे को बर्बाद करने की ठान रखे हैं। ऐसे समय में हम किस तरह से उन पर डिपेंडेंट हैं, तेल के लिए, गैस के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो अगर हम अपने को पहले से ही समेट करके, पहले से ही तैयार करके नहीं रखेंगे तो आगे जाके बहुत ही बड़ी दुर्गति होगी सभी लोगों की। अब देखा जाए कि गैस की किल्लत का नाम खाली हो गया और लोगों ने गैस क्या लावाजारी शुरू कर दी। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ चाहते हैं कि जो विपत्ति है, आपातकाल है, उसका दुरुपयोग करके प्रॉफिटियरिंग किया जाए। ऐसे और भी लोग हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप में इतना तो कम से कम, जैसे स्वस्थ शरीर में कहा जाता है कि कैसे आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, स्व और स्था मिलकर के स्वस्थ है, यानी आप हेल्दी हैं, अपने में आप स्थापित हैं, आप अडिग हैं और कुछ करने के ठान रखे हैं, इसलिए आपका लक्ष्य एकदम ठीक है। तो उस स्थिति में आज के जमाने में आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी आवश्यक चीज है। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हम कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाएं, सबको लेके चलें और घर में ही अपने ही खेत में खाने लायक सामान बनाएं और अपने ही कुटीर उद्योग से और सब चीज उत्पाद सबके बीच में मुहैया कराएं, तो हम कम से कम किसी भी तरह के क्राइसिस में हम जीवंत रह सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि सरकारें, जो भारत सरकार है, बिहार सरकार है और कुछ, इन्होंने तो ये कर दिखाया है कि हम कोविड हो या कोई और भी आपदा हो, अभी जैसे युद्ध है, तो हम अपने लिए तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं उम्मीद करते हैं, लेकिन जो भी मुझे मिलता है हम दूसरों को भी देते हैं, सहायता पहुंचाते हैं, दवा भेजते हैं, दूसरी जगह गैस भेजते हैं। तो इस स्थिति में हम हैं कि हम, चूंकि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो ये जो मिशन है इसमें जन भागीदारी की बड़ी आवश्यकता है। और हर जगह जब भी कोई काम हुआ है तो एक लीडर जरूर होता है, लीडर को ही आगे चलना है। रविन्द्रनाथ जी ने कहा था कि अगर आपके साथ कोई नहीं आए तो अकेला चलो रे। लेकिन अकेला चलो का मतलब ये हुआ, जैसे दांडी यात्रा में गांधी जी जब चले तो अकेले ही चले, दो चार लोगों के, जैसे जैसे चलते गए पीछे मजबा लगता गया और बहुत बड़ा एक हुजूम हो गया और सब लोगों ने नमक सत्याग्रह किया, जो बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट है। उसी तरह से निर्मल बाबू जो अकेले चल रहे हैं, तो कभी इनको थका हुआ मैंने नहीं देखा और चाहते हैं कि कुछ करें। अब उन्होंने बहुत बार कहा कि जो IAS अफसर्स हैं, चाहे और पदाधिकारी गण हैं, वो कम से कम, या रिटायर्ड अफसर्स हैं, कुछ इसके बारे में सोचें कि हम कैसे एकजुट होकर के, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ता है, तो किस तरह से हम आगे चल करके एक शेप दें अपने भारत में सोसाइटी को, जिससे कि हम जरूरत पड़ने पर जो तकलीफ होती है आजकल के जमाने में, लड़ाई झगड़ा स्वार्थ, इसके चलते हम उसका शिकार नहीं बने। तो आत्मनिर्भर भारत का ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभी फुलवारी शरीफ में शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि इन्हें लोग मिलेंगे, जैसे पंचायत स्तर पर जितने भी लोग हैं मिलेंगे, कुछ यूथ अवश्य मिलेंगे, यंग पीपल की बड़ी आवश्यकता है, जिनमें कि कुछ कर की तमन्ना है करने की, और भी निस्वार्थ भाव से। तो ये अपनी बात आपसे कहेंगे आज, इनके मन में जो बातें चल रही हैं, जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस इनका है, हम लोग सिर्फ इनको, मतलब अभी तक तो सिर्फ एक सहायता पहुंचाते हैं, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, मोरल सपोर्ट देते हैं। लेकिन इन्हें एक ठोस ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसको एक शेप मिले, और जो इनका इरादा है, जो हम सब की इच्छा है, वह फलीभूत हो
तो निर्मल बाबू को सुनना और समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति को सुनना जो चाहता है कि कुछ करें और लोग कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे जुड़ें और कैसे जुड़ करके जो मिशन है उसकी पूर्ति करें, ये एक बहुत बड़ी बात होगी जिसको कि हम आज सुन सकते हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ इनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये अपने मिशन में आगे बढ़े। यह सब लोगों का ये मिशन है, भी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हो और पूरा भारत आत्मनिर्भर हो। तो इसी अपनी वाणी को विराम देते हैं और इनको बहुत ज्यादा हम धन्यवाद देते हैं और यहाँ आए इसके लिए बहुत हम कृतज्ञ हैं। अब मैं निर्मल बाबू से कहूंगा कि अब आप शुरू करें। निर्मल कुमार वर्मा जी, आप शुरू करें। हमारे का ये तुल्य है, मेरे जैसा छोटा आदमी का इतना सम्मान देना, हम अभिभूत हैं। एक्चुअली मेरे मन में एक बात आई कि आज जो देश का दशा है इसको दिशा में कैसे बदला जाए। हमारे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में आज भौतिक साधन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि मानवीय संसाधन का मूल्य ही तक में देखा जा रहा है। हम लोगों के प्रयास से विगत 2-3 दशकों से इस विषय पर चिंतन किए, मंथन किए और लगा कि इस विषय पर आत्मनिर्भर भारत का परिकल्पना किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में घोषणा किए आत्मनिर्भर भारत का। उसी समय मीडिया वाले से मैंने कहा था कि जब तक आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर गांव नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर प्रखंड नहीं बनेगा, जिला नहीं बनेगा, राज्य नहीं बनेगा, तो पूरे देश आत्मनिर्भर की परिकल्पना बिल्कुल हास्यास्पद होगा। और इस विषय पर चिंतन मैंने किया। चिंतन के उपरांत एक बात आई कि भारत में गांव स्तर पर मानसिक सशक्तिकरण की जरूरत है। आज देश के प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बढ़ावा देने की जरूरत है, तो इस विषय पर मानसिक सशक्तिकरण यदि एक एक व्यक्ति को हो जाए तो शायद वो आत्मनिर्भर का एक पड़ाव पर पहुंच जाए। कुछ लोगों को देखते हैं हम कि हर लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन संवाद की कमी है, संवादहीनता है। और संवाद से समन्वय होता है, समन्वय से सहभागिता होती है और सहभागिता से आत्मनिर्भरता होती है। तो जहां ज्ञान है वहीं ध्यान है और जहां ध्यान है वहीं ज्ञान है। मैं सभी महानुभाव से अपेक्षा करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हूं, जिस क्षेत्र में हूं, जिस जगह पर हूं, एक सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक पहल किया जाए और एक मुहिम बने। हम निकले थे घर से अकेले और लोग मिलता गया, कारवां होता है। मैं प्रयास तो किया हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामना से, और आप लोगों ने जो हिम्मत दिया, मुझे हौसला दिया, इससे मुझे और भी कुछ काम करने का, कुछ आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला है।
मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, अगर, क्योंकि सहयोग आर्थिक ही नहीं, मानवीय सहयोग भी हो सकता है, बौद्धिक सहयोग भी हो सकता है। सहयोग कितने तरह का होता है, लेकिन वो सहयोग में एक कतरा भी अगर हमें मिल जाए तो मैं इस समाज के लिए कुछ कर लूं। जीवन में हर लोग आते हैं, अपनी उम्र जीते हैं, ये जाने बिना की जिंदगी विचारों से बनती और बिगड़ती है, इस दुनिया से चले जाते। हमें सभी चीजें पढ़ाई जाती है, परंतु मस्तिष्क के उपयोग के बारे में अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है, जो दिमागी शांति, सजगता और संपन्नता का अटूट हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि लाइफ स्किल एजुकेशन, जो जीवन का कौशल है, लोग शिक्षा को स्कूल में नाम लिखाते हैं खुशी से, लेकिन स्कूल की जो शिक्षा है, कॉलेज की जो शिक्षा है, वो एक डिग्री, सिर्फ डिग्री बनकर रह गई। जीवन का उपयोगी हम कैसे बनाएं, जीवन को हम सार्थक कैसे बनाएं, जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाएं, इसकी जरूरत है। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति स्वीकृति दी, और नई शिक्षा नीति में जितनी बातें मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को और पूरे देश के जितने मुख्यमंत्री है, मैंने लिखा था इसी विषय को कि अधिकांश व्यक्ति दुनिया में आते हैं, अपने मुंह जीते हैं, यह जानने दुनिया की जिंदगी विचार से बस्ती दुनिया से। मुझे फक्र है कि मेरे जैसा तुच्छ आदमी को, छोटा आदमी को भी कलाम साहब ने नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो बनाए, उसमें पास जो बनाए, उसमें एक सब्जेक्ट मस्तिष्क का उपयोग दिए। मुझे खुशी हुई, और सबसे ज्यादा खुशी हुई कि 2020 में नई शिक्षा नीति लागू किया गया, और इस नई शिक्षा नीति लागू होने से सिर्फ नहीं होगा, नई शिक्षा नीति को प्रचार प्रसार कर करके पूरे जनमानस में लाना होगा। आज हमारा जो बेरोजगार बंधु है, क्योंकि सोचने का, समझने का, चिंतन करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, और दुर्भाग्य से हमारे बीच मोबाइल आ गया है, और सभी लोगों का दिमाग मोबाइल पर है, किसी का व्हाट्सएप पर है, किसी का फेसबुक पर है, किसी का ट्विटर पर है। तो मनुष्य का जो चिंतन होता है, मस्तिष्क का जो चिंतन हो रहा है, वो चिंतन नहीं के बराबर है, और हम नीति की तरफ न जा करके हम अलग दिशा में जा रहे हैं, जिससे भटकाव है। और आज जो जंजी आज उग्र हो रहा है, ये देश की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की बात है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कोई देश हो, हमें पूरी दुनिया के लिए एक संदेश देना होगा, और सेल्फ रिलियंस की बात करनी होगी, लाइफ स्किल एजुकेशन की बात करनी होगी। और हम चाहते हैं कि मेंटल एम्पावरमेंट को सशक्त किया जाए। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में जब ये सशक्तिकरण होगा और हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग करना जान जाएंगे, तो वहीं से आत्मनिर्भरता का शुरुआत हो जाएगा। आत्मनिर्भरता आत्मा पर निर्भर होना है। हम किसी न किसी रूप में किसी से सहयोग ले रहे हैं, किसी से हम मदद ले रहे हैं, किसी से हम कुछ भी अपेक्षा कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर नहीं है। हम अपने खुद मस्तिष्क के बल पर अपनी कामों को अपना अंजाम पहुंचाएं, और हम एक सही दिशा में प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। यही आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है और आत्मनिर्भरता का सोच। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, और इस विषय पर जो भी मुझे ज्ञान हुआ, मैं गोपाल शंकर प्रसाद जी का, अमिताभ जी का, और लंदन से हमारे पार्टिसिपेंट ग्रुप में शामिल हैं गणेश जी,
मैं सारे महानुभावों को इस अवसर पर कुछ सहयोग की अपील करते हैं और ये चाहते हैं कि एक वातावरण पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो। और कुछ लोग कहते हैं कि सरकार पर निर्भर है, सरकार पर निर्भर रह करके कुछ नहीं हो सकता है। सरकार, कोई भी सरकार जो सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर नहीं हो सकता है। हमारे समाज के कितने लोग हैं जो आज देश की आजाद देश के हम नागरिक हैं और मुझे भी मौलिक अधिकार है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम अपनी बात को एक संगठन प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात का है कि जब बुद्धिजीवी लोग आगे आएंगे तो जनमानस में जरूर एक नई क्रांति होगी, नई बदलाव का नया परिवर्तन। अच्छा, निर्मल कुमार सिल्वा जी, आपने अच्छा बताया वर्मा जी। और हम जानना चाहेंगे कि सेल्फ रिलायंट के लिए आप क्या क्या स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ले रहे हैं और किस किस स्टेप में किस किस तरह की जरूरत है, एकदम खुल करके बताइए। और जैसा मतलब स्टेप क्या लिया, अभी तो आपने जो बताया सब आवरण बताया, ऊपरी बातें बताई, तो हमारे ग्रुप में सब विद्वान हैं, तो आपने कौन कौन सा स्टेप लिया, कौन कौन सा स्टेप लेना चाहते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी एरिया के आदमी था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग में हमको जब डाला गया तो ट्रेनिंग से मैंने पहले तो जिस पे डिपेंड हुआ वो हमको ब्लैकमेल करना चाहा और खूब ब्लैकमेल भी किया, लूटा भी बहुत, हमको मानसिक मतलब यातना भी सहना पड़ा। और हम करते 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 अब सेल्फ रिलायंस के लाइन में जब मैंने खुद अपने को स्वतंत्र कर लिया तो मैं बहुत कुछ करने लगा और अपने बल पे करने लगा। और हमने अभी तक किसी से फिनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया। और हम जैसे आपने कहा ना कि काम करते गए और लोग जुड़ते गए, और हमारे अभी हमको गर्व होता है, भगवान का आशीर्वाद भी है कि स्वामी भी जुड़ रहे हैं और IAS भी हैं और सब लोग हैं, और हम अपना काम अपने मतलब गति से करते चले जा रहे हैं। और ट्रेनिंग के दुनिया में हमने क्या किया, हमारे जितने भी लोग हैं, अब 5-6 आदमी तो हमारे ट्रेनिंग भी हैं, इसमें सुनील कुमार शर्मा, दुबे जी और बहुत सारे लोग हैं, जोशी जी भी हैं। तो ये सारे लोग जानते कि हमने कितना मेहनत किया, चंद्रेश्वर खान है, तो हमने, लेकिन अब हमको देख रहे हैं कि जब लोगों को अच्छाई मालूम हुआ तो अपने आप जुड़ते चले गए। और ये बताया उन्होंने, गोपाल शंकर जी से आज दोपहर को बात हुई, आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर अभी भी हम हैं और लोगों को मेरा मतलब काम अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और स्वामी जी ने खुद कहा कि मैं रामायण गीता मिक्स अध्याय शुरू करूंगा, और ये मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। 18 अध्याय का हमने गीता का पूरा बढ़िया से समापन भी कर दिया, सबको सर्टिफिकेट भी दे दिया। और हम अभी कल से उसका कल सब लोग आइएगा और देखिएगा कि जब अच्छे काम को लेकर चलते हैं तो भगवान भी उसका सहायता करते हैं। और बड़े बड़े नेता लोग भी, हमको पता लगा श्याम रजक और किसके पास आप जा रहे हैं, तो अपने आप आपका काम सहयोग जब भगवान खुद करने लगेंगे ना, तो किसी के सहायता की जरूरत, लोग अपने आप आते रहेंगे और काम बढ़ता रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताइए कि सेल्फ रिलायंट के लिए पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा, क्योंकि प्लानिंग बहुत एसेंशियल है। ट्रेनिंग इज ए प्लान्ड प्रोसेस, प्लान के बिना कुछ
भी नहीं होता है। और सब में योग्यता है टू मॉडिफाई नॉलेज स्किल तो इन ए रेंज ऑफ एक्टिविटी और एक्टिविटीज फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस होना चाहिए जिससे हमको मालूम पड़े कि हमने, जैसे मेरे मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं वो मतलब नहीं है। मेरे पढ़ाने के पहले लड़के का 100 में 20 नंबर आता था मैथ में, मेरे पढ़ाने के बाद 100 में 100 नंबर आने लगा। तो रिजल्ट चाहिए। किसी ने पूछा कि गजल क्या होता है, तो सब लोगों ने गजल का तरह तरह से परिभाषा दिया, लेकिन एक शायर ने कहा कि गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। तो आप असर के लिए आप बताइए कि कौन कौन सा स्टेप आप ले रहे हैं और किस किस से स्टेप में कौन कौन सा सहयोग लोगों से जरूरत है ना, ये बताइए। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे और काम करने के लिए सॉलिड प्लान बहुत जरूरी है ना। ये आपने जितनी बातें बताई बहुत अच्छी थी, भावनात्मक बातें थी। स्टेप कर्म क्या करना ये बताइए। और हमारे ग्रुप के सारे लोग सामर्थ्यवान हैं, किसी में भी कोई कमी नहीं है और बहुत बड़े, अभी पता नहीं जो भी हम लोग के लिए कोई काम असंभव नहीं है, ये आपको बता दें। हमारे गोपाल शंकर साहब भी IAS हैं, हमारे ग्रुप में करीब 10-12 IAS हैं, एम्बेसडर हैं, IPS हैं, IRS हैं, मंत्री हैं, सब कोई हैं, और जज हैं, लॉयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट अविनाश प्रसाद जी हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हिमांशु जी वो यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर हैं, हम मास्टर ट्रेनर। तो किसी तरह की कमी नहीं होगी। हम लोग यदि आप सॉलिड स्टेप बताएं, क्योंकि इस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। आज हमारे ग्रुप में 550 लोग हैं और करीब 550 लोग बाहर से, 5,500 लोग बाहर हैं, जो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड आता है उसकी वजह से बाहर हैं, लेकिन हमको सपोर्ट करते हैं। तो आप बताइए। इस विषय पर हमने विकसित बिहार एक मॉडल दिया, क्योंकि विकसित बिहार की चर्चा हो रही। एक डॉक्टर विनय कुशवाहा जी भी आ गए हैं वहाँ से, राजस्थान से आशीष जी आज आ गए हैं, लखनऊ से विनय जी लखनऊ से आ गए हैं। अभी हम लोग 15-20 आदमी हो गए हैं। सभी का स्वागत है। तो हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? विकसित बिहार प्रयोगशाला हम फुलवारी शरीफ से शुरुआत कर रहे हैं और पहला हम स्टेट को जब विकसित बिहार का संदेश देंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। विकसित बिहार का प्रयोगशाला का तात्पर्य ये है कि जीवंत विकास प्रयोगशाला। हम अभी तक के जो भी सरकार की विकास रही है, वो लोगों का एक ही कहना है कि वो कागजों पर है, जमीन पर नहीं है। और इस दिशा पर सोचते सोचते एक बात आई कि हम विकसित बिहार प्रयोगशाला करें और उस प्रयोगशाला में सभी लोगों का एक विचार जो मंथन होगा, तो वैचारिक जो विचार का संग्रह हम करेंगे और उस संग्रह के अनुसार फिर प्रशासन को भी पार्टिसिपेट करेंगे, नेता को भी पार्टिसिपेट करेंगे, जितने जनप्रतिनिधि है उनको भी सब करेंगे। हमारे कुछ महिलाएं भी आई हैं और एक महिला तो यहाँ तक कर दी कि अनामिका नाम की एक महिला है जो बिल्कुल खुशी से कही कि हम इस प्रयोगशाला का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं। तो मुझे अवसर दिया, मैं थैंक्स दिया और मैं
ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ने में जरूर सहयोग करूंगा। दूसरी चीज है कि तो आज आपने क्या क्या विचार बनाया, विचार सॉलिड काम करने का क्या विचार बनाया प्रोग्रेसिव प्रयोगशाला में क्या करना है? देखिए ये मंथन और ये मंथन जो है ना हमारे ग्रुप में भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बीच बीच में आते रहिए, लेकिन स्टेप तो बोलिए पहला काम क्या करेंगे? पहला काम विचारशाला तो प्रयोगशाला के बाद हम मानसिक सशक्तिकरण तो अभी तक आप जो प्रयोगशाला चला रहे हैं उसमें मानसिक मंथन में क्या क्या बात आपने लाया सामने, स्टेप बताइए। वर्क परफॉर्मेंस हम क्या करेंगे? सशक्तिकरण जो भी होगा वो आत्मा पर आधारित होगा और आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण जितने भी शब्द बोलते हैं आत्मविश्लेषण होंगे। सबसे पहले इस विषय को होंगे। दूसरी चीज लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन कौशल शिक्षा के बारे में हम गहराई से ये चाहेंगे और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन की स्थापना करेंगे। तीसरी चीज हमने कुछ लोगों से सुझाव चाहा, उन्होंने कहा कि जो शोषण हो रहा हो महिलाओं पर, तो हम आत्मनिर्भर नारी शोषण पर भारी कर करके एक इस पहलू को लिए हैं और साथ ही साथ इसमें 6, 7, 8, 9 लोग पहलू को लिए हैं, जिस पहलू में दूर संकट राहत एवं पुनर्वास की बात अभी कर रही है। क्या जो ऊर्जा संकट हुआ है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, आज हर गांव में ऐसे लोग हैं जिनको प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके हुए कमाते हैं, उनका भी आर्थिक जो आमदनी है जो आज खत्म की स्थिति में है। जो लोग टेम्पू चलाते थे आज उनका टेम्पू नहीं चल रहा है, जो बस चला रहे हैं वो नहीं चला रहे हैं। तो इसी स्थिति में हम चाहेंगे कि जो गांव-गांव में गरीबी की है उनके बीच में जन संकट, जो जनता का जो संकट है उसमें राहत कैसे पहुंचाया जाए, सबसे पहले हमको ये करना होगा। क्योंकि अभी वर्तमान प्रोजेक्ट में, अभी वर्तमान में हर लोग हताश, निराश और मायूस। ये जब इसका फीडबैक आएगा तो लोगों में उत्सुकता जगेगा और हम समझते हैं कि हर एक कंस्ट्रक्टिव सोच सोचेंगे, सृजनात्मक सोच सोचेंगे और आगे बढ़ने का एक मुहिम चले। तो मैं प्रभावी से पूरे देश में ही पूरे दुनिया के लिए मैं संदेश पूरे दुनिया के लिए देना सकते हैं। पूरे बिहार से जब सघन क्षेत्र हमारा होगा तो पूरा देश होगा, और देश होगा तो कोई जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे अपने डॉक्टर कुशवाहा जी आपने सुना ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सारा काम करना चाहते हैं, ये सुन करके आप में क्या प्रतिक्रिया हुई? और विचार की जहाँ तक बात है, अपने विचार को तो हमारे ग्रुप में आप प्रस्तुत कर ही सकते हैं और इसमें आपके विचार को चारों तरफ पूरी दुनिया में मतलब उसको महत्व दिया जाएगा, जैसे आज महत्व दिया गया, तो इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, और क्या आप क्या बोलना चाहेंगे डॉक्टर विनय जी? जी, सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों को। हाँ, नमस्कार। आया मैं पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन आत्मनिर्भर जो हमारी महत्वाकांक्षा जो भारत सरकार की योजना है आत्मनिर्भर भारत, वो एक बहुत ही जनोपयोगी साधन है और लगभग हम सभी क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं इस विषय पे जो आत्मनिर्भर भारत के लिए। और उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च का हो या स्पेस हो, उसमें हम लोगों ने नए मुकाम हासिल किए हैं। और हम सब को जो है मन से
और मन से जो है अपना-अपना जो कार्य कर रहे हैं वो हमेशा मन से करना चाहिए। उसको केवल कागज़ी कार्रवाई मान कर के नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ प्रोडक्टिव वर्क दिखना चाहिए। तब जाकर जी के जो है हमारा जो भारत का जो ये महत्वाकांक्षी योजना है ये आत्मनिर्भर भारत, वो सही मायने में तभी क्रियान्वित होगी। मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर ये गणेश जी आप क्या बोलेंगे? गणेश जी जी सर। हाँ आप क्या बोलेंगे आज के? हाँ मैं तो वर्मा जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए आपने एम्फसाइज किया कि क्या-क्या स्टेप ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, तो जो आपने इनको रिक्वेस्ट किया कि ये आत्मनिर्भरता के लिए जो भी स्टेप ले रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरह के लोगों को या कैसे इसको जो है अंजाम देंगे, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और बता दे तो हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सबसे पहले हम TQP देखेंगे, टोटल क्वालिटी देखेंगे समाज की, क्योंकि वो जनरल मास लेवल पे हम काम नहीं कर पाएंगे। हम उसमें से कुछ व्यक्तियों को चयन करेंगे, वैसे व्यक्तियों की चयन करेंगे जिसका इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और एकाग्र शक्ति मजबूत है, जो समाज में कुछ करने की ललक है, वैसे लोगों को चयन करके और फिर पार्टिसिपेंट ग्रुप में हम प्रयोगशाला में रखेंगे और उन्हें प्रशासन से मैंने कौशल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दीपकानंद से भी बात की है और उन्होंने कहा कि भाई ये तो कौशल का क्षेत्र है, मैं इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, हम करेंगे। तो कई विभागीय सपोर्ट मुझे मिलेगा। अभी तक के स्वास्थ्य विभाग, चाहे वो युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सभी ने हमें स्वीकृति इस विषय पर दिए हैं और खास करके मैं 19/12/2025 को माननीय मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुझे साहब ने बुलाया था और इस विषय पर गहन चिंतन विचार विमर्श हुआ और कई निर्णय लिए उन्होंने और उस निर्णय में हमारा जो भी सहभागिता है सरकार के साथ और सरकार और हम दोनों मिशन को, चाहे वो सेल्फ रिलायंस कैपेसिटी बिल्डिंग वेलफेयर फाउंडेशन हो और जितने भी पार्टिसिपेंट NGO है, मैं सभी से अपेक्षा करते हैं, हम करते हैं कि सभी लोग आए, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो भी सपोर्ट करें, जितने भी जिलाधिकारी से लेकर के आयुक्त महोदय हैं उनसे भी मेरा सपोर्ट की अपेक्षा है। तो जनमानस में एक जब बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक दूरदर्शिता जब आगे आएगा तो हम समझते हैं कि जो हम चयन कर रहे हैं टोटल क्वालिटी पीपुल का, उसी के बाद मैसेज से ही पूरे मास लेवल पर ये जाएगा उड़ान और एक जन क्रांति, जन विचार क्रांति का उदय होगा और ये जन विचार क्रांति पूरे समाज में एक फुलवारी शरीफ नहीं बल्कि पूरे देश के हर ब्लॉक एक मॉडल ब्लॉक बनेगा, मेरी आशा है। और आप लोगों का जब सहयोग है तो फिर मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को काफी जरूरत है हर मामले में, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, हर दिशा में आप लोगों की प्रेरणा की जरूरत है, प्रोत्साहन की जरूरत है। मैं अपेक्षा हम करते हैं कि इस अभियान में जो आज हम अपने आप को अकेले चले थे, आप लोग का सहयोग अगर अनबरस मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से एक देश में नई क्रांति का उदय होगा और वो आत्मनिर्भर भारत का एक नई क्रांति होगा, जो एक व्यक्ति से लेकर के, एक परिवार से लेकर के
आत्मनिर्भर परिवार निर्माण कार्यक्रम बनाना होगा, उसका स्ट्रेटेजी तय करना होगा, क्योंकि परिवार एक शुरुआत समाज का सबसे पहला परिवार होता है और परिवार से ही समाज बनता है और समाज से ही पूरा देश होता है। तो मैं बहुत बढ़िया वर्मा जी। लेकिन जैसा गणेश जी से मैंने भी इशारा किया, और हम लोग ट्रेनर हैं, अभी हमारे पास भी कौशल का, हम डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो कौशल की बात आई। सबसे पहला देखिए आत्मनिर्भर में प्लानिंग कैसे करना है कि जैसे लोगों को जैसे सुई देना, इंजेक्शन देना सिखाना होगा। तो इंजेक्शन देने का प्लानिंग किया, इंजेक्शन देने के लिए डॉक्टर को रखा, तो या सिलाई करने का, और उनको सिलाई मशीन उपलब्ध कराना। और इंजेक्शन से क्या हुआ कि 100 रुपया, मतलब एक दिन में एक आदमी यदि सीख लिया 10 दिन के ट्रेनिंग में कैसे इंजेक्शन दिया जाता है। हमारे यहाँ पूना में अभी वाइफ को सुई देने आती है और 350 रुपया लेती है, तो 350 रुपया आने का लेती है, बोलती है हमारा इसमें हम लोग दे देते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब आदमी को सिखा के उससे उसको रिटर्न मिलने लगेगा डेली डे में, और फिर हमारे बीके सिन्हा साहब कमिश्नर थे, उनसे बात किया तो हुआ कि सिलाई मशीन, सिलाई सिखा के और हम लोग सबसे सहयोग लेकर सिलाई का देने का, अब ये मशीन क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी मशीन, उसमें उसको मतलब खरीदवा के उन लोगों को दिलवा दें, और इंस्टॉलमेंट से 2 महीने 2 साल 3 साल तक वो ब्याज नहीं लेता। इस तरह का स्कीम सॉलिड एक एक तो चीज चुन के लाइएगा तो लोगों को फायदा। और जैसे लोग उससे कमाने लगे, बस 10 दिन के बाद होटल मैनेजमेंट कौशल विकास वाले आईटी, और दूरदर्शन में भी मैंने प्रोग्राम दिया, तो कौशल विकास वालों को क्या क्या स्किल से उन लोगों को तुरंत आमदनी शुरू हो जाएगी। जब ऐसा करेंगे तो हर आदमी जब अब एक दिन में हम 500 रुपया 600, जब कुछ नहीं कमाते थे, और एक दिन में 1000 रुपया हम कमा लेते हैं, जिसको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ी और तुरंत फोन करेगा, बुलाएगा, और उसके बाद हम कैसे फेमस हो जाते हैं, कैसे करने लगते हैं। वो मतलब उन अगरबत्ती को जलाना पड़ेगा, उनके स्किल को सबको समझाना पड़ेगा, तब जा करके हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। ये ऊपरी ढांचा समझाने से परिवार होता है, समाज होता है, ये सब कोई जानते हैं, हमारे विद्वान इतने सब कोई समझदार है। लेकिन भौतिक दुनिया में जब आदमी हमसे उसी समय जुड़ेगा जब उसको रोज के रोज एक लाभ मिलता रहेगा। किसी को कोई व्यवसाय में लगा दिया, किसी को किसी में लगा दिया, किसी का चाय दुकान खुलवा दिया, जो जिसमें इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से एक अच्छा प्लानिंग आपको बनाना होगा, नहीं तो ये मंत्री लोग और ये सब लोग IAS लोग सब सुन लेंगे आपकी बात, आपको इज्जत देंगे, आपको उम्र का ख्याल करके आपको करेंगे, लेकिन एक सॉलिड ये करना है, इसके लिए ये करना है, ये लेके जब तक नहीं जाइएगा तो हमारा अनुभव जो अभी तक का है, एक तो आदमी आपको सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि 99% आदमी ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैकमेल करने वाले होते हैं, बहकाने होते हैं। उससे हमको क्या लाभ होगा उनको सोचेंगे, इसमें काहे हम समय बर्बाद करेंगे। और दूसरा, जब कन्विंस हो गए तो कन्विंस आदमियों से को, और जो हमारे संपर्क में आए उनको हर दिन आपके काम करने से क्या लाभ होगा, 10 दिन बाद उनको लाभ होने लगेगा। तो बस वो अपने जैसे इनकम टैक्स फॉर्म भरना सिखा दीजिए। बम्बई में एक फॉर्म हमारे बॉस हमको सिखाते, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते थे, तो हमको उन्होंने सिखाया। तो सवेरे 6 बजे से लेके 10 बजे ऑफिस जाने तक कम से कम 20 वर्ष पहले हम कमा के बॉस को दे देते थे, और फिर ऑफिस में जाके करीब 1 लाख रुपया मैं अकेले कमाता था। और फिर शाम को 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमारे यहाँ 300 500 ऐसे 1,000 का रिटर्न फाइलिंग का फीस होता था। तो इस तरह से करिएगा प्लानिंग, तो ये सेल्फ रिलायंस के वे में हमारा अनुभव बोलता है, क्योंकि हमको खाली कर्म करने का है और लोगों से
जो थप्पड़ खाया है उससे बच के जब मैं अलग हो गया तो हम अपना जब करने लगे तो हमने बहुत उन्नति किया, बहुत किया। हमको सभी कोई जानने वाले हैं और मेरे क्लास में जो लोग आए थे इन लोगों को भी सेल्फ रिलायंस का मैंने सबक सिखाया है। हिमांशु जी आप क्या बोलना चाहेंगे? हिमांशु जी ये रीजनल मैनेजर हैं वहाँ के पूना में, उसके क्या नाम है यूनियन बैंक के। हिमांशु शेखर आप हैं या नहीं? हिमांशु श्रीवास्तव है या नहीं? नहीं है। अविनाश प्रसाद आप क्या बोलना चाहेंगे? अविनाश प्रसाद आप क्या बोलेंगे? अविनाश प्रसाद अच्छा किसी को कुछ अच्छा जोशी जी, उमेश जोशी हाँ सुनील से धन्यवाद। और आगे जो है यदि किसी का माइक ऑन हो बोलिए माइक म्यूट कर ले। नहीं माइक माइक सभी लोग अपना म्यूट कर ले। मैं ये कहूँगा बहुत अच्छी वार्ता रही आज। सेल्फ लाइन आत्मनिर्भर भारत ना अभियान का बहुत अच्छा आज वक्ता ने बताया। और जो भारत आत्मनिर्भर भारत जो है ये आत्मनिर्भर का अर्थ है ऐसा भारत जो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करे, है ना। और देखिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो रही है। ये केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता भी है। आज दुनिया एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। ईरान और इजराइल यूएसए में जो युद्ध हो रहा है उसका प्रभाव हमारे देश में कितना ज़बरदस्त है। हमारी इकोनॉमी कम हो रही है, हमारे पास गैस की आगे क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा, पेट्रोल क्या होगा। सरकार कह रही है कि आप पैनिक ना हो, सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन जब जहाँ से ऑयल और गैस आता है वही रास्ता बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी आत्मनिर्भरता में बाधक है। तो आज हमें ये सोचना होगा कि हम ऊर्जा का क्या वैकल्पिक यूज़ करें। भारत जैसा देश है, यहाँ पे सनलाइट काफ़ी है ना। तो सनलाइट से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, सनलाइट से हम गैस की आपूर्ति कैसे करें। और ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनाई जा सकती है और आधे लीटर पानी से बहुत अधिक हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए प्राइमरी जो एपरेटस है वो भी बना लिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील है, तो इसको कैसे वाइबल बनाया जाए। तो ये सब बातें हैं जो कि हमें सेल्फ रिलायंस बनने में सहायक होंगी और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, हमारे पास पशुओं की संख्या बहुत है, तो ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं उनको क्यों ना बायोगैस में संयंत्रों में लगाया जाए जिससे गैस प्रोडक्शन हो और इस गैस से हम जो है एलपीजी की आपूर्ति को कम कर सकते हैं अपने। और इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल से एनर्जी मिलती है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH है। इससे हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। हमारी सरकार ने बहुत दिनों पहले प्रयास किया कि इथाइल अल्कोहल को पेट्रोल में मिला के बेचा जाए। एथोनेटेड पेट्रोल बाजार में अवेलेबल है, तो इससे भी जो है पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो घट गया क्योंकि हमने अल्कोहल उसमें डाल दी। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल को मजबूत बनाना, ताकि हमारे देश के छोटे उद्योग और कारीगर आगे बढ़ सकें। आत्मनिर्भरता से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, खास तौर पे युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी वो अगर कार्य करेंगे युवा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और गांव की स्थिति मजबूत होगी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमें विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी होगी। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ा के उसे वैश्विक बाजार में स्थापित करना होगा। सरकार तो बहुत दिनों से प्रयास कर रही है। देखिए बहुत पहले एक स्कीम चलती थी ड्वाकरा DWCRA, तो उसमें जो महिलाएं हैं वो ग्रुप में बिस्किट्स बनाती थी, नमकीन बनाती थी, एम्ब्रॉयडरी का कार्य करती थी, सिलाई का काम करती थी।
पापड़ बनाने का काम करती थी। आप एक तो देखिए लिज्जत पापड़ कितना फैल रहा है, विश्व में हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ड्वाकरा ग्रुप जो है, जो सरकार के द्वारा बनाए गए थे, वो सभी समाप्त हो गए। सरकार को नई योजना लानी पड़ी, क्योंकि उनको कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाई। अगर हो भी गई तो उनका माल नहीं बिका। तो वास्तव में हम कह तो देते हैं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। करने में जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हम नीड्स निकालें और फिर योजना बनाएं, योजना का सही तरह से क्रियान्वयन करें, और सही तरह से क्रियान्वयन करने के साथ साथ ये भी देखें कि उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, आगे हम उसको कैसे लेके जाएंगे। सरकार के बहुत से उद्योग फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने कच्चा माल भी मिल गया, प्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन आगे कुछ नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छे कंप्यूटर और टीवी बनते थे अपट्रॉन नाम के, जो कि वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन ये टीवी फेल हो गए क्योंकि सरकार उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई। इसी प्रकार से लखनऊ में एक स्कूटर इंडिया थी। स्कूटर इंडिया उस समय आई जबकि हमारे यहाँ स्कूटर की बड़ी कमी थी, केवल बजाज के स्कूटर अवेलेबल थे, जिसके लिए सालों साल हमें इंतजार करना पड़ता था। स्कूटर जो बनाए स्कूटर इंडिया ने, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में कंपनी फेल हो गई क्योंकि उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो कार्य करने में हमें बहुत कुछ आगे का भी देखना पड़ता है। हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की भी ध्यान रखनी पड़ती है। हमें जो है स्टार्टअप सरकार कर तो रही है, इनोवेशन ला रही है, तो उसमें जो है आज जो स्कीम चल रही है स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत अच्छी इसमें से कितने हम आगे आत्मनिर्भर हो पाएंगे तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी सरकार लोन भी दे रही है, और सरकार जो है उद्योग लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन भी दे रही है, लेकिन इसके लिए एक टेक्निकल ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो जो आज के हमारे वार्ताकार हैं, सर ने बहुत अच्छा बताया। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये सभी इसका डिटेल अमिताभ प्रसाद जी को दीजिए, क्योंकि अमिताभ प्रसाद जी के साथ में जो हम सब लोग हैं, सभी अपने अपने एरिया में सशक्त हैं और शासन में भी प्रभाव है, लेकिन जब तक कोई एक ठोस योजना नहीं हो पाएगी, उस योजना पे कार्य करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसका डिटेल लिखित में अमिताभ जी को उपलब्ध कराएं, और फिर जो कुछ हो सकता है इस ग्रुप के माध्यम से उसको हम करेंगे, और आपको भी जो है पूर्ण सहयोग इस ग्रुप से मिलेगा। डिजिटल इंडिया और तकनीकी प्रगति आत्मनिर्भरता को गति दे रही है, जिससे छोटे व्यवसाय भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने ये कियोस्क, ये छोटे छोटे पोर्टल्स बना लिए हैं, और बहुत से जो ग्रामीण लोग हैं उनकी पंचायतों में कंप्यूटर युवाओं ने लगा दिए हैं, और सरकार भी उनको प्रोत्साहित कर रही है। फॉर्म भर रहे हैं, पेंशन फॉर्म भर रहे हैं, इनकम टैक्स के फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है या गैस बुक करानी होती है, ये सब कार्य हमारे युवाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। और हमारे युवा बहुत ही मतलब बुद्धि में किसी से भी पीछे नहीं है। आप ये देखिए कि सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जिनकी की तनख्वाह 8 करोड़ रुपए पर डे है, वो हिंदुस्तानी तो हैं। उनके पिता भारत सरकार में कृषि और ग्रामीण विभाग के सचिव रह चुके हैं। अगर आप हमें सुंदर पिचाई जी को ले लें, सुंदर पिचाई गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हमारे भारतीय हैं। तो हमारे भारतीयों में किसी भी प्रकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी कमी नहीं है, केवल उस इंटेलिजेंस को हमें साथ में लेना है और आगे बढ़ाना है। और आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मेरा आपसे ये अनुरोध होगा कि इस आंदोलन जो आपने लिया है आत्मनिर्भर भारत, ये सरकार तो मदद कर रही है, ये जन आंदोलन है, हमें सबको मिलके इसमें सफल बनाना है। और आप लीड लीजिए, हम आपके साथ हैं। भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। इसमें आपकी जो पहल है वो बहुत ही सराहनीय है।
मेरा आपसे अंतिम अनुरोध है कि योजनाबद्ध आप अमिताभ जी को उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखिए कितना चीज इन्होंने बता दिया। अभी हमने देखा कि गैस की कमी आई ना, तो एक मिट्टी का चूल्हा बनाया गया जिसमें 3 वो लगाए हुए हैं, 3, और गैस की तरह नीचे में लकड़ी डालते हैं और उसमें 3 है और बिल्कुल गैस की तरह वो आंच देता है। और बहुत से लोगों ने वो बिजली वाला तवा मंगाया जिसमें पूरा, हम लोगों ने भी खरीदा उसको, उससे काम कराया। तो हर तरह जहां पर जैसा समय हो उस समय जैसी जरूरत हो उस तरह से लोगों को डेवलप करना, इनकम टैक्स फॉर्म भरना, लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग सिखा के गाड़ी चलवाना, ये सब बहुत सारे काम हैं जिसको हमारे जैसे जोशी जी ने बताया सब इंटेलिजेंट लोग हैं और सब जब आप उसको करवाइएगा तो देखिएगा कि आपको आदमी खोजना नहीं पड़ेगा, लोग दौड़ के आपके पास आएंगे। अभी हमारे पास सब लोग अपने आप आ रहे हैं, हमने नहीं प्रयास किया, हमने बस अपना अकेला चले। यदि वो बोले ना गोपाल शंकर जी, यदि सोंगे क्यों ना जाए चले अकेला चलो रे। और आज देखो कि आज सब बड़े बड़े लोग मेरे साथ हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि ये ग्रुप में अच्छा काम हो रहा है, अच्छी शिक्षा हो रही है। और जैसे महाभारत का हुआ तो सब जय श्री कृष्ण जय, इतना सुंदर प्रवचन हुआ। रविवार को कल सुनिएगा, उसका आनंद लीजिएगा तो विचारों में क्रांति, विचारों में शक्ति, विचारों में ये आ जाएगी। नागेश झा जी आए हैं, थोड़ा लेट आए हैं लेकिन वो भी बहुत क्रांतिकारी और बहुत सशक्त आदमी है। रांची के सेक्शन ऑफिसर हेवी इंजीनियरिंग में रह चुके हैं और बहुत बड़े बड़े पोस्ट में बहुत मेधावी हैं। आप क्या बोलना चाहे? सुनील कुमार शर्मा जी भी आए हैं, उनका भी सुनेंगे। नागेश झा जी। मैं माफी मांगता हूँ जोड़ के, क्योंकि एक रांची में ISTD का एक कॉन्फ्रेंस लोकल, हाँ आज हमने देखा के कारण 7 बजे हाजिर नहीं हो पाए। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अब जो मैं कुछ बातें कर रहा हूँ कुछ चौंकाने वाली भी हैं और कुछ सस्ती भी है। अभी जो संसार में 2 तरह की, एक दैवी शक्ति, एक शैतानी शक्ति। कभी भारत के ऊपर दैवी शक्ति आती है, शैतानी डोमिनेंट है, इसलिए भारत का कुछ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी तो शाम तक ऐसी एप्रीहेंशन थी कि देख के अंदर अमेरिका और इजराइल या न्यूक्लियर अटैक करेंगे या ईरान न्यूक्लियर अटैक करेगा, लेकिन आज सुबह का अपडेट जो आया, ईरान न्यूक्लियर अटैक अमेरिका और इजराइल पर नहीं का और किसी कंट्री पर नहीं करेगा। कंट्री जो है वो बहुत, अमेरिका जो पहले 48 घंटा टाइम लिया और पहले 5 दिन का समय लिया है, वो जो और कुछ स्टेट है वहां पर अपने पूरे मेरीन सबमेरीन जहाज को वहां पर भेज रहा है और पूरा वो एरिया को खाली कराएगा। और ईरान को में तीनों तरह से प्रवेश कर रहा है, उसकी तैयारी चुका कर रहा है कि वो आर्मी, नेवी और एयर से ईरान को अपने मुट्ठी में करेगा। मुट्ठी में करने का मतलब यह है कि ईरान को उसके अमेरिका को सपोर्ट करने वाला मालिक चाहिए, खोमनी नहीं चाहिए। खोमनी जो भी है ग्रुप, वो ग्रुप चाहिए। तो अभी अमेरिका को प्रेशर है इजराइल का, क्योंकि जो ट्रम्प साहब जीत के आए हैं उसका मेन कारण थे पूरे इजरायली, नाम अभी नहीं याद आ रहा है, वो $500 मिलियन खर्च की थी, मतलब साहब को जिताने में। तो उन्हीं लोगों का इजरायली ज्यूस लोगों का प्रेशर है कि उनको मतलब अपना काम करे। बस इतना ही होगा।
भारत का भविष्य उज्ज्वल है, तो खंडों में सकता हूं, मैं वाणी को जानता हूँ। थैंक यू। विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, आप क्या बोलना चाहेंगी? आप हाँ सर, प्रिंसिपल हैं। ये हाँ, सर की मुहिम बहुत अच्छी है और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए इनसे जुड़ें, लेकिन ये तरीका हम कैसे जुड़ेंगे ये नहीं बता पा रहे हैं। पहले प्रोग्राम शुरू होने दीजिए, जरूर बाद में जुड़ेंगे, अपने तरीके से जुड़ेंगे। ठीक है? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। लगा, बहुत अच्छा बोला सर ने, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। सुनील कुमार शर्मा जी, जयपुर से। सुनील कुमार शर्मा जी, अच्छा ठीक है। तो अब हम चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी। उदय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? उदय जी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अविनाश जी बोलिए। हाँ, पहले तो वर्मा जी को बहुत बहुत स्वागत नमन। उन्होंने ये बहुत अच्छा विचार सामने लाया है, लेकिन उन्होंने शुरू में ये कहा कि भाई एक जन चेतना के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार की ये स्कीम तो चल रही है और लोगों में जन चेतना है, लेकिन निश्चित रूप से काम करने के लिए समाज में हमें ऐसा करना होगा जिससे समाज को डायरेक्ट कोई लाभ पहुंचे। माइक को नजदीक में रख के बोलिए, आवाज थोड़ा दूर आ रहा है। तो इसके लिए एक प्रारूप बनाना पड़ेगा जिसके तहत चाहते हैं तो उस प्रारूप के तहत उनकी सहायता हम लोगों से आप ले सकते हैं। और वैसे जनचेतना तो बनी ही, उसमें अंदर कुछ बनाने की जरूरत नहीं। हमें अब प्रॉपर फील्ड पर अगर कोई काम करना है तो इसके तहत हमें काम करने पड़ेगी। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि हम किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, उसका परिवार बन सके, या फिर समाज में ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ा सके। मेरा यही कहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। यही प्रारूप अभी, हाँ, प्रारूप अभी सबको समझ में नहीं आया है। अपने विद्वान और आदरणीय गोपाल शंकर साहब से मैं कहूँगा कि इस संबंध में वो क्या उनकी प्रतिक्रिया है वो बताएं। गोपाल शंकर साहब, गोपाल शंकर साहब, गोपाल शंकर साहब, गोपाल शंकर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गोपाल शंकर साहब, अच्छा, शायद अभी वो नहीं है वहां पर। हाँ, सुनील शर्मा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, नमस्ते। हाँ, सर हाँ। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुन रहा था, सर ने बहुत ही अच्छा बताया है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। मैं इसे संदर्भित करूंगा NEP 20 के संदर्भ में कि शिक्षा में जो काम हो रहा है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसका भी चैप्टर 16 जो है वो वोकेशनल एजुकेशन के प्रावधानों के बारे में बता रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कक्षा 6 से इसको शुरू कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन। उसका भी जो मेन एम है वो यही है कि 12th के बाद जब बच्चा निकले तो उसके पास कोई ना कोई स्किल हो और वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। वो किसी तरह से ये जो सरकारी नौकरी है या कोई प्राइवेट जॉब या किसी के अधीन काम करने के स्थान पर वो अपने एकेडमिक के साथ साथ स्किल एजुकेशन भी साथ में ले। तो ये एक मेन एम इसका है। तो अगर कोई फ्रेमवर्क सर लेके आएंगे तो हम निश्चित रूप से उसके साथ जुड़ेंगे और उसको बच्चों के साथ में और स्कूल स्तर पर भी उस पर कार्य कर सकेंगे, जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत में जो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल इंडस्ट्रीज है, रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे काम है उनको कर सके और स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट बच्चों का कर सके। तो यहाँ पर जो आत्मनिर्भर भारत है उसके लिए सर का जो एम है वो बहुत अच्छा है और
अगर एक जैसा आपने कहा था कि कुछ एक प्रोग्राम के साथ में आएंगे तो हम उसके साथ में जुड़कर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। और सर एक आपका आभार कि आपने हमें नए नए जो इतने प्रबुद्ध लोगों के साथ में जोड़ रखा है और साथ ही आप जो टॉपिक लेके आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत बढ़िया। सभी हमारे पूरे जितने भी 16-17 आदमी थे सब जयपुर के जुड़ने चाहिए, नैनीताल के जुड़ने चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान मिल रहा है वो अद्भुत है, वो भगवान का दिया हुआ है। ये बहुत फायदा करेगा। चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबाणी, अरुण कुमार दुबे जी बोलना चाह रहे हैं क्या? अरुण कुमार दुबे जी। तो अब हम चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबाणी सुनेंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल के दिन जरूर, कल मिस मत करिएगा। कल और भी प्रबुद्ध लोग आएंगे जिसे हम उद्घाटन भी करेंगे और एक नए सत्संग का शुरुआत भी करेंगे। एक नए सत्संग का शुरुआत करेंगे और इससे क्या लाभ हुआ, जो लोग अटेंड किए तो उन्हीं को मालूम है, जो नहीं किए तो उनको उनका रस नहीं मिला होगा। और दुनिया को समझना है तो हमारे सत्संग में जरूर आइए। हाँ चंद्रेश्वर में स्टेप कर रहा हूँ सर, एक मिनट सर। स्वामी जी का जो अध्याय थे गीता के संदर्भ में, उनको सुनने के बाद अभी मैं ये एक लेके आया हूँ और इसका अध्ययन शुरू किया है मैंने। अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइफ का एक उद्देश्य मिल गया ना कि भाई आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आपके शरीर में ही ईश्वर है। आप गलत काम मत करो, गलत नहीं, और ये लड़ाई झगड़ा ये सब चीज में अपने को मत फंसाओ। ये मतलब यदि अमेरिका, ईरान, ये सब खुमैनी सबको समझ में आ जाए तो ये लोग लड़ाई छोड़ दें। इतना ताकत है हमारे सत्संग में। और फिर ये बात है कि जब हम गलत करते हैं तो ईश्वर हमारा साथ छोड़ देते हैं कि जाओ तुम गलत ही करो, दूसरे गलत रास्ते पे जाओ। तो ईश्वर के अब आदमी का शरीर ही मिला है कि शरीर रहते रहते जब शरीर नहीं रहे उस समय का स्थान बना लो। और ये मनुष्य जन्म को लड़ाई झगड़ा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसका निंदा करो, उसका निंदा करो। तो एक ने कहा कि लिखा, हमारे ग्रुप में भेजा था उन्होंने, जी के राज जी नहीं भेजा था कि अरे वो एक औरत बोल रही थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों लोग मारे गए लेकिन उसमें से कोई भी आदमी नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र का जमीन वहीं पर है। 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया टिकट में लोग जाकर के देख के आते हैं। तो कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। इसलिए आपसी मतलब हर आदमी में भगवान देखिए और बुरा आदमी का भी भला कीजिए। तो ये बहुत अच्छा सीख उन्होंने कृष्णानंद जी ने बताया और उन्होंने अपनी इच्छा से हमको कल से 18 सप्ताह और दिया है। तो कल सब कोई आएंगे और सब कोई बढ़िया से भाग लेंगे। तो अब हम चंद्रेश्वर शाम की अमृतबाणी सुन लें। नमस्कार सर। कौन? कुछ इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आपकी परमिशन से। हाँ करिए। क्या आपका शुभ नाम? जैसे आपका शुभ नाम? अच्छा, अरुण कुमार। हाँ। जैसे ये कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की जो पहली इकाई है वो हमारी गांव है। गांव जब हमारा सेल्फ रिलायंस होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा ना, तभी हमारा देश वाकई आत्मनिर्भर हो सकेगा। देखिए समाज में हमेशा 4 तरह के लोग होते हैं। एक इंटेलिजेंट क्लास होता है जो पढ़ना पढ़ाना, साइंस, चिंतन, धार्मिकता है ना, और आत्मा, आध्यात्म, इन विषयों पर चिंतन और मनन करो। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें वीरता, शक्ति, नेतृत्व, रक्षा करना, नेतृत्व करना, ये एक क्लास होता है, प्रकृति के स्वभाव। तीसरा होता है कृषि गोरक्षा, जिसको भगवत गीता बोलती है कृषि गोरक्षा और व्यापार करना, यानी जिसको हम बिजनेस क्लास कहते हैं। पहला इंटेलिजेंट क्लास हो गया, दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हो गया और तीसरा हमारा बिजनेस क्लास हो गया।
और चौथा, इन तीनों लोगों के लिए जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए जो सेक्टर लेता है वो हमारा सर्विस सेक्टर है। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं तो एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता, यहाँ हमें थोड़ा समझना होगा। और समझना ये होगा कि समाज के जो चारों लोग हैं ये उसी समाज में रह रहे हैं और प्रत्येक को अलग प्रकार के स्किल की आवश्यकता है। जो व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने वाला है उसे वोकेशनल ट्रेनिंग देकर आप क्या करेंगे? उसका स्वभाव ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं कमाने की। जो बिजनेस क्लास है जिसके दिमाग में 24 घंटे पैसे कमाने की धुन घूम रही है, उसे आप ज्ञान और आध्यात्मिकता देकर क्या करेंगे? एक व्यक्ति जो पुलिस में जाना चाह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाह रहा है, सेना में जाना चाह रहा है, नेतृत्व का गुण है जिसमें इसको लोगों को वो प्रोटेक्ट करने का है, तो उसे आप इंटेलिजेंट क्लास वाला या सर्विस क्लास वाला देकर नहीं करेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि हमें चारों सेक्टर्स को मजबूत करना है। 4-5 चीजें हैं हमारी जिंदगी में जो कभी खत्म नहीं होती। कोविड ने हमें सिर्फ समझाया है, खाना किसी भी कंडीशन में, चाहे हम कितने भी मिसाइल बना लें, चाहे हम कितने भी रॉकेट बना लें, हमें भोजन चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए। ये एक सेक्टर ऐसा है जो शुरू से था, आज तक रहेगा, जब तक जीवन रहेगा इस पृथ्वी पर, तब तक फूड सेक्टर ऑलवेज रहेगा। दूसरा सेक्टर है पहनना। इंसान है तो नंगे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ कपड़े लेते तो पहनेंगे। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लेडीज को बहुत ज्यादा खपाया जा सकता है, इवन जेंट्स भी जा सकते हैं। तीसरा सेक्टर हमारा हाउसिंग का सेक्टर। आज भी इतने प्रयासों के बावजूद, प्रधानमंत्री जी के इतने प्रयासों के बावजूद, लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, रोटी कपड़ा मकान ये चीज। और फिर चौथा है जीवन को बचाए रखने के लिए मेडिसिन या हमारे जो औषध वाले निर्माण वाले क्षेत्र हैं जिनमें हम इसको भी देखते हैं। तो हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो प्रयास होना चाहिए, इन सबको टच करना चाहिए। आज दिक्कत क्या हुई है? बेरोजगारी क्यों उत्पन्न हुई है? जिसे हम कह रहे हैं बेरोजगारी क्यों उत्पन्न हुई है? पहले की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, 25 साल तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें 10-12 सालों तक, जो 12-13 सालों तक जो उनको ज्ञान विज्ञान दिया जाता था, इसके अलावा वो भी चारों हमने जो बताए हैं आपको, वो जिस भी सेक्टर से था उसमें उसके परंपरागत कौशल को और मजबूत किया जाता था। वो चीज था। और घर जाकर के वो अपने ही जो पुश्तैनी उसका कार्य है, जो उसके स्वभाव है, उस कार्य को आगे बढ़ाता है। तो समाज की सारी जरूरतें गांव में पूरी हो जाती थी। कोविड ने हमें दिखाया कि गांव उतने बुरी तरह से डिस्टर्ब नहीं हुए जितने वो सभ्यताएं जो लोग फैक्ट्रियों पर आधारित थे, जो लोग सर्विस करके तनख्वाह पर आधारित थे, न वो अनाज उपजा रहे थे, न वो अपने लिए ईंधन या ऊर्जा उपजा रहे थे, वो केवल पैसा उपजा रहे थे। और वो घरों में बैठे रहे पैसा लेकर के। बड़े बड़े IAS और IPS जो बूढ़े 80 से 89 साल के, मैं जयपुर के बहुत पास इलाके में रहता हूँ जहाँ हमारे पास सिर्फ IAS IPS और पुराने जो नेता हैं और वो लोग रहते हैं, केंद्रीय मंत्री वगैरह लोग रहते हैं। कोविड के दौरान जब वो घरों में बंद हुए तो हमें उनको फूड पैकेट पहुंचाना पड़ा उनके घरों में। बूढ़े बुजुर्ग लोग घर में बैठे हुए हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी कि गांव का विकास हमें इस तरह से करना है कि हमारे गांव की सारी जरूरतें हमारे गांव में पूरी हो जाए। तुम्हें चाहिए तो तुम आके ले लो, हमें तुमसे कोई जरूरत नहीं। हमारे गांव की छोटी मोटी और जरूरतें होती थी, आसपास के लगने वाले मेले ठेले में हो जाती थी। आज कितनी आश्चर्य की बात है कि गांव के लोग, मैंने यहाँ देखा है, गैस की क्राइसिस हुई, सिलेंडर लेके साइकिल पे वो लाइन लगा रहे। अरे तुम्हारे यहाँ गोबर की भरमार पड़ी है, लकड़ी कंडे उपले की भरमार पड़ी है। 200-250 साल पहले जब गैस आती थी तो हमारे घर में खाना नहीं बनता था क्या? मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूँ, 50 साल पहले तक हमारे घर में गैस नहीं थी, 25-30 साल पहले तक गैस नहीं थी। वो सारे जो वैकल्पिक उपाय कहाँ चले गए? हम क्यों ईरान पे डिपेंड कर रहे हैं? पहले हम ईरान से मंगाते थे के लिए 25 साल पहले, 30 साल पहले। हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल की भरमार है, लकड़ी कंडे कोयले मौजूद है। हम इसे जीव विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि जो भी सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के द्वारा आता है उसमें एनर्जी है, इसीलिए लकड़ी जलाते तो उसमें ऊर्जा मिलती है। गाय का गोबर होता है उससे ऊर्जा निकलती है। कितने सारे रिसोर्सेस हैं। अरे दिमाग चलता है ना तो वो ऐसे लगा के चलता है। सारी दुनिया गैस में क्यों भरी हुई है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनी हुई है, ग्रीन एनर्जी के रूप में बैटरियां हैं, वो हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास खुद जो बायोलॉजिकल फॉसिल फ्यूल है, अभी वो इथेनॉल के बारे में बात कर रहे थे,
कोई भी चीज जो फोटोसिंथेसिस से बनी है जब उसको डिग्रेड किया जाएगा तो सेलुलोज, और सेलुलोज को हम फर्मेंटेशन करते हैं तो सेल, हाँ ये बात जरूर है, वो अल्कोहल प्योरली जल नहीं सकता, तो उसको पेट्रोल के साथ मिलाकर इथेनॉल या ग्रीन पेट्रोल हम उसको बना सकते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल ऊर्जा के और संसाधन है उनको हम इस्तेमाल करें, तो ऊर्जा सेक्टर पे बहुत ध्यान देना होगा, अदरवाइज हम उधार की इकोनॉमी पर जी रहे हैं। दूसरी बात ये होगी कि खाद्य के लिए हमारे गांव तो आत्मनिर्भर हैं, अभी मैं पूरा आत्मनिर्भर नहीं बता रहा हूं, मैं 50% आत्मनिर्भर है, पर शहरों की हालत यह है कि अगर 10 से 15 दिन भी किसी शहर की नाकेबंदी कर दी जाए किसी भी कारण की वजह से, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मच जाती है, क्योंकि आप सब कुछ किए रह सकते हो, बिना खाए जिंदा नहीं रह सकते हो। फूड के सेक्टर में हमें हर हालत में आत्मनिर्भरता चाहिए, और सबसे बड़ा रोड़ा फूड के सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए दिक्कत हमारे सामने यह है कि दिन प्रतिदिन नित्य बढ़ती हमारी जनसंख्या, अदरवाइज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं खाने के मामले में। हम जो इन्होंने वर्मा जी ने बताया, इनका प्रयास बहुत सराहनीय है। कितने लोग हैं जो अपने घर चलाने के अलावा सोचते हैं कि समाज में आत्मनिर्भर हो। मैंने उनसे निवेदन है कि इन चारों सेक्टर पर हमें ध्यान देना है, और उस सेक्टर को सबसे पहले पकड़ना है जो सबसे ज्यादा शोषित है, इसमें बालक, वृद्ध लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, और इसके अलावा महिलाएं हैं। हमें ध्यान है कि जब हम गांव में रहा करते थे तो जो वृद्ध लोग थे बैठे बैठे सन की रस्सियां बुना करते थे, बैठे बैठे वो सूत के वो तकली पर काटा करते थे। अरे उनके शरीर की शक्ति कम हुई, हाथों का हुनर और जो अनुभव उन्होंने 50 साल तक अर्जित किया हुआ है वो नहीं खत्म हुआ है। लेकिन अगर आज हम उनको पेंशन के भरोसे जिंदा रखेंगे तो उनका कोई कार्य नहीं हो पाएगा। वो बैठे बैठे रुई की बत्तियां बना सकते हैं, वो रस्सियां बना सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर कुछ और कार्य कर सकते हैं, नहीं तो किसी को गाइड कर सकते हैं। आज अमिताभ जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उनको घर पे आराम करना चाहिए। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग घर पे शाम में आराम करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर जगह रहे वो उनके काम में आएगा। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि समाज के चारों वर्गों को लेते हुए और हमारे जीवन की जरूरतें के चारों सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, भोजन, वस्त्र, सर पे मकान और जीवित रहने के लिए जो आवश्यक संसाधन है, दवाइयों के मामले हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। हमने अपने आयुर्वेद को भुला दिया, हमने अपने नेचुरल जो योगा और जीवित रहने के जो और तरीके थे उनको भुला दिया। विदेशी टैबलेट के लिए जो उनके कच्चा माल है उस पर हम चीन और बाकी देशों पर हम निर्भर कर रहे हैं। ये काहे की आत्मनिर्भरता है? आपके गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज में आपने आयुर्वेद को एकदम साइड बिल्कुल सौतेले बच्चे की तरह से किनारे कर रखा है। आरजीएचएस के अंतर्गत आयुर्वेद और होम्योपैथ की चीजों का भुगतान नहीं होता, केवल एलोपैथी रहेगी ये एकमात्र चिकित्सा की पद्धति। तो हमें ये देखना होगा कि अपना सामान अपने गांव में खपे, अपनी जरूरतें हमें अपने गांव में होंगी। राजस्थान के गांव में मैं कई जगह पर, मेरे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पोस्टें नहीं, मुझे तो हुआ कि कुछ जगहों पर कि सब्जी आ रही है टाउन से, हम सब खाते हैं, सब्जियां नहीं लाते। अरे सब्जी तो हम शहर में भी खरीद लेते हैं इसको। अगर गांव अपनी सब्जी खुद उगाए, चाहे वो छोटी मात्रा में उगाए। गुरु महाराज हमारे प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, एक गाय होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक गाय है, तो वो सर्वाइव कर जाए। एक गाय का दूध 1000 प्रकार के भोजन की हमारी सामग्री बन जाती है, और जमीन का एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो हमारे लिए भोजन का इंतजाम कर सकता है। आज बड़ी दुख की बात है कि हमने उन जमीनों को बेच दिया। आज तो कोई रखता ही नहीं, पाउडर से दूध या बाहर से हम दूध मंगाते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी कहाँ से आएगी? तो मेरा ये इनसे निवेदन है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे से निवेदन है कि गाँव को यूनिट के रूप में सबसे तो उस कम्युनिटी को पकड़े। महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं और वो बालक हैं जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया आपने। और ये बता दें, देखिए सहीजन मतलब जब शुरू में पतला वाला सहीजन आता है तो पटना में 500-600 रुपया किलो बिकता है, और हमारे बगीचा में जो हमको क्वार्टर मिला था डायरेक्टर बंगला, उसमें सहीजन का पेड़ हम लोग लगा देते थे, और वो बाहर में 500-600 रुपया किलो हम लोग फ्री में और दूसरे को बांट भी
रहते थे, तो अपने घर में सहजन का पेड़ और ये लगा करके माने खेती कीजिए, गांव में थोड़ा सा जमीन रख करके, और कम से कम सब्जी से ही आप करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। ऐसे सब्जी वालों को देखा है। तो जैसा हमारे सारे विद्वानों ने बताया कि पहले तो नीड देखिए, लोगों की जरूरत, और फिर दुबे जी ने बताया सेक्टर देखिए, 4 सेक्टर देखा, उसमें किसको किसको क्या चीज का स्किल का जरूरत है, फिर उसके लिए क्या ट्रेनिंग देना है, कैसे उसको सक्षम बनाना है, ये सब प्लान सॉलिड कीजिएगा तो लोगों का सहयोग मिलेगा। और आज के प्रोग्राम में भी आपने देखा कि सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बातें किस तरह से रखी और किस तरह से आप हम लोगों का आंख खोला है। ये इसी आपको बहुत, और विचार का जो आप गोष्ठी बनाना चाहते हैं, इससे बढ़िया गोष्ठी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब मैं चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी, और कल का क्लास जो है कल का सेशन जो है 8 बजे से शुरू होगा। 8 बजे सब कोई खाली हो जाते हैं, और रविवार का दिन है, 8 से 9 तक हम लोग ईश्वर का नाम लेंगे। और वो तो सत्संग का क्या आनंद है, वो तो आप सुनने के बाद ही आप कह पाएंगे, और हमारे विद्वानों का ज्ञान उसमें और जुड़ जाता है। जैसा आपने महसूस किया, तो निर्मल कुमार वर्मा जी को आप एक रास्ता मिल गया होगा कि किस तरह से वो आगे बढ़े। और गोपाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रेश्वर साहब को मैं कहूँगा कि अमृत बानी बोल करके आज का समापन करें, और कल सबको 8 बजे आने का आमंत्रण दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, और चेष्टा करें कि 18 रविवार को हम लोग ज्वाइन करें। तो आप देखिएगा कि धर्म की क्रांति और धर्म आपके दिमाग में आ जाएगा, और आप उन्नति के रास्ते में चलने लगेंगे, और आप में कोई हर्ष विचार कुछ नहीं होगा, मान अपमान कुछ नहीं होगा। आप करते जाएंगे और ईश्वर सहायता देंगे। और ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो मन से प्योर हो। मन को प्योर कीजिए, और दुष्ट लोगों से, दुर्भावना वाले लोगों से दूर रहिए, आपका उन्नति होगा। ये कल से हम लोग 18 अध्याय तक सुनेंगे। और निर्मल जी आप आगे बढ़ते रहिए, और हर बीच बीच में हर प्रोग्राम के 2-3 सप्ताह के बीच में आप आके आज आपने क्या किया और इसके बाद आपकी क्या योजना है, और इसमें हम लोगों का क्या सब विचार। तो आपने भगवान के दया से हजारों विचार, सॉलिड विचार आपको मिल गए, उस पर ध्यान दीजिएगा। खान साहब की अमृत बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कहीं से आवाज आ रही है, उसको बंद कर दिया जाए, डिस्टरबेंस हो रहा है। सर्वप्रथम गोपाल बाबू ने जिस निर्मल विचार से निर्मल बाबू को लाया, और अमिताभ जी ने तुरंत उसको स्वीकार किया, तो आप ये देखेंगे कि निर्मल बाबू ने निर्मलता के साथ ऐसे विचार को प्रस्तुत किया कि यदि विधि पूर्वक इसका हम विश्लेषण करेंगे तो उन्होंने कितने आदमी के विचारों को सुन लिया। जिसमें गोपाल बाबू और निर्मल बाबू बोले ही, अमिताभ जी, जोशी साहब, अरुण जी, सारे लोगों ने, और भी गणेश जी, सभी मित्रों ने, अविनाश जी, सारे लोगों ने उसको रखा। ये भी एक विकास है, ये भी सेल्फ रिलायंस कैपेसिटी का बिल्डिंग है। क्योंकि आप सभी ट्रेनर यहाँ बैठे हुए हैं, ऑल डेवलपमेंट इज सेल्फ डेवलपमेंट, एंड नो अमाउंट ऑफ कोएर्शन कैन प्रोड्यूस डेवलपमेंट। सारी विकास जो है वो आत्म विकास है, और आत्म विकास पर निर्मल बाबू ने जो जोर दिया, निर्मल उनका नाम भी है कि मल हमारे अंदर होता है, लेकिन यदि हम निर्मल बन जाएं तो हमारे अंदर से वो मल, वो खराबी निकल गई। ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर में कुछ गड़बड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ है जिसका हमें विकास करना पड़ेगा। और जो
मैं सबों को बड़े मनोयोग से सुन रहा था और सीख रहा था। और डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, क्योंकि मैं उसका भी एक विद्यार्थी हूँ डेवलपमेंट प्रिंसिपल का, तो पहला प्रिंसिपल जो रिसर्च होकर के आउट हुआ है कि ऑल डेवलपमेंट, ऑल रिलायंट, इट्स सेल्फ रिलायंस एंड नो अमाउंट ऑफ कोर्सन। दबाव डालिएगा वो फट जाएगा। दूसरा है कि ये है, और इस यात्रा में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए। बड़ा अच्छा हुआ कि अरुण जी ने उदाहरण दिया कि पहले गांव का आदमी गांव में ही व्यवस्था कर लेता था, तो उस व्यवस्था को हम लोग ने तोड़ दिया और उसमें सबको मालूम था कि सबके विकास में सबका विकास है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वी आर ऑल इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडेंट। ना हम इंडिपेंडेंट हैं ना डिपेंडेंट हैं। वही समाज आगे बढ़ता है जो इंटरडिपेंडेंस को समझता है कि हमें आपकी जरूरत है और आपको हमारी जरूरत है। मैं आपकी जरूरत को पूरा करूंगा, आप मेरी जरूरत को पूरा करेंगे। और ये देखेंगे जब इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ जाएगा तो वो स्वार्थी भी कम होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हम यदि किसी को घाटा करेंगे तो हमको भी घाटा होगा। ये प्रिंसिपल इंटरडिपेंडेंट, ये लोगों को यदि समझाया जाएगा। और यहाँ मैं ये बोल दूं, बहुत देर सुनने के बाद, मैं बिहार के एक गांव का हूँ। बिहार में सब कुछ है। आप देखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को यदि आप फिजिकली लीजिएगा तो जो मैट्रिक पास किया और कॉलेज में दिखाने के लिए नाम लिखा दिया, घर का पैसा गया, वो अधिक अनएम्प्लॉयड है बनिस्पत जो काम में लग गए। उसको एक जुगाड़ है और इसको कोई जुगाड़ नहीं। ये भटक रहा और मान भी नहीं रहा। तो इसके लिए जो सब विद्वानों ने कह दिया है, मैं भी ट्रेनिंग में हूं, कि ये अपने आप नहीं होगा, स्किल एंड एजुकेशन के जिस पर जोर दिया गया। अमिताभ जी ने, जोशी साहब ने, सबों ने कहा। और ये यदि चारों चीज हो जाता है और ये पहले व्यक्ति को समझ में आता है, जो गोपाल बाबू ने कहा, यहां तक कि मैं आपको ये बोल दूं कि असल मामले में स्वार्थी होना भी खराब नहीं है। कब खराब नहीं है? स्वार्थ को यदि दो भाग में बांटिएगा, जैसे गोपाल बाबू ने स्वास्थ्य को कहा, स्व अपने आप में आवश्यक, और उसी तरह से स्वार्थ को दो भाग में जोड़िए, स्व अर्थ। यदि हम अपना अर्थ वास्तव में समझते हैं तो हम दूसरे का अर्थ भी समझ लेंगे। आदमी स्वार्थी नहीं, आदमी ईर्ष्यालु, कि अपना यदि हम अर्थ चाहते हैं तो दूसरे का अर्थ को कैसे खत्म करेंगे। वो उस मामले में यदि स्व अर्थ को समझे तो तब वो निस्वार्थ हो जाता है। और मैं निर्मल बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत निर्मलता से गणेश, गोपाल के, अमिताभ, उमेश के संग, और अरुण जी भी आ गए। आपने जिस चीज को लाया है, मैंने जेपी के साथ में काम किया है नेतरहाट में, जब मैं पढ़ता था। उन्होंने हमको कहा कि आप पॉलिटिक्स में आइए। हम बोले हम वो मेरा दैट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर मी। वो मेरे पास में चाय पिलाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। मैं आपको शुद्ध रूप में बोलूं कि मैं किसी से लूंगा नहीं। यदि हमको मालूम रहता कि एमएलए और एमपी को पैसा मिलेगा तो हमको टिकट मिल रहा, लेकिन हमको बोला कि जो बचा खुचा है वो भी मैं काम करूंगा। अब उसका मुझे लोभ लालच भी नहीं है, कोई पछतावा भी नहीं है। आपने जिस मुहिम को लिया है, सेल्फ रिलायंस कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग, ये यदि एक आध दो आदमी को भी, अभी जब हम दूसरों को बोल रहे थे, सारे विद्वान बोले, तो हम अपने लिए एक चुनौती भी ले रहे थे। तो आज मैं सभी विद्वानों से आग्रह करूंगा कि समस्याओं को हम सभी जानते हैं। Let us convert problem into opportunity. The world problem
कि प्रॉब्लम के चलते ही हम लोग हैं। मैं टाटा मोटर में था, यदि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट ट्रक हम किसके लिए बनाते? तो प्रॉब्लम के लिए हल नहीं है, समस्या का यदि समाधान हमारे पास में उत्पन्न हो गया तो वो विकास लाता है, वो आत्मनिर्भरता लाता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक तरफ हम दुनिया की सच्चाई को ले रहे हैं और दूसरे तरफ गीता, रामायण और महाभारत के माध्यम से हम अंदर के कृष्ण को, अंदर के राम को, अंदर की सच्चाई को समझ रहे हैं। तो मैं समापन में कहना चाहूंगा कि वी नीड टू डेवलप द इनलुक एंड आउटलुक. Our inlook has to be spiritual and our outlook has to be scientific, technological and understanding the world. The spiritual inlook or scientific outlook for development, the skill and the knowledge part, when these are combined together, the humanity comes closer to himself and there is a rise of the soul. और जब आत्म विकास होता है, जब आत्मा का विकास हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आत्मा मेरे अंदर में है वही अरुण जी में है, वही निर्मल बाबू में है, वही अमिताभ जी में है, वही सुनील जी में है, वही अविनाश जी में है, वही उमेश जी में है, वही गणेश जी में है और वही डॉक्टर विनय में हुए, डॉक्टर उदय में है, डॉक्टर विनय और डॉक्टर आशिक, ये आपके देखेंगे कि सभी में वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने गोपाल बाबू और निर्मल जी को लाया। निर्मल जी बड़े सदैव व्यापी और इनका जो आप ये देखिएगा विकास दो तरह से होता है, एक होता है चैटिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो है गूगल दे रहा है, लेकिन टैसिट जो है अनुभव जन्य ज्ञान जो है वो निर्मल बाबू जैसे व्यक्ति देते हैं। एंड whenever there will be a combination of tacit and explicit, so development will be a way of life, reliance will be a way of life, and we will be reliant, self-reliant, individual, society, organization and nation. तो सारी चीजों को जो मिलाया गया, अमिताभ जी ने जो सारे डॉट्स को जोड़ा, कनेक्ट किया, कनेक्टिंग द डॉट्स, दैट्स द डेवलपमेंट। और मुझे बड़ी खुशी है इनको सुन करके कि एक नया अध्याय आपने प्रारंभ किया है इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ। जोशी साहब ने पूरे चीज का नक्शे लाया। तो आप गौर करेंगे कि ये जो पैदा किया ये गोपाल बाबू, निर्मल बाबू और अमिताभ जी ने, उनके पॉइंटेड क्वेश्चंस ने। और मैं चाहूंगा कि आज के पूरे विनय जी ने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा कि यदि इसको लिपिबद्ध कर लिया जाए तो वो भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट होगा और इससे जो सूत्रधार हैं वो उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे अध्ययन, अध्यापन और कार्य का ये क्षेत्र है और आप सभी विशेषज्ञ हैं। रामनवमी की और आज जो विजयादशमी है उसकी शुभकामना। और बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मैं भी डायरेक्ट एक प्रोग्राम से आया और उसी में इसके बाद उसमें फिर गया और तब हमको लगा कि गंजी पाने हुए हैं तो जाके कुर्ता पहने, ताकि मेरा जो 2-3 मिनट छुटा था वो हमारा गड़बड़ नहीं हो। मैंने भाव पर इस दिन में जो कहा है ये विजय और विजय तब पक्का होता है जब एक का विजय सबका विजय। सत्ता तक यदि विजय नहीं जाएगा तो वो ताह में नहीं है। और ये यदि हम पैदा कर देते हैं तो अपने आप बहुत कुछ होता है। और अभी भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है और बहुत बड़ा खतरा। जब भी हम विकास करने लगते हैं तो खतरा भी हमारे पास में बढ़ जाता है, लेकिन यदि हम सेल्फ रिलायंस होंगे तो अब खाली एक की जरूरत जो है वो नहीं है, सबकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय की कामना के साथ
मैं आप लोगों का अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। निर्मल बाबू को, गोपाल बाबू को, अमिताभ जी और सारे जो कुछ नाम हमने लिए, कुछ नहीं लिए, सबको धन्यवाद देता हूँ और सब में छुपे हुए आप विकास को प्रणाम करते हुए self-reliant capability building for the nation and organization and going to the world, India is ready for that. भारत अब उसके लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। निर्मल बाबू, आप अकेले नहीं हैं, आपने बड़े बुद्धिमत्ता के और गुणवत्ता के साथ आपने बीना के एक तार को छेड़ा और बीना के दूसरे तार अपने आप बजने लगे और उसने एक संगी, एक विकास की संगी सामूहिक रचना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। और आपका उम्र कितना हुआ? बहुत अमिताभ जी हीरा को खोजते हैं और हीरा जब आ जाता है तो हीरा को उलटिएगा तो सब बनता है राही। हीरा जब राही बना तो वो अपना राह खोज लेता है और राह जब खोज लेता है तो राह को उल्टाइएगा तो सब बनता है हरा। वो हरी भरी वसुंधरा पे हरा भरा ये जगह जिसमें खिले हैं निर्मल, गोपाल, अमिताभ, उमेश आदि अरुण आदि। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और आभार। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। और निर्मल जी, आज के जितने भी बात हुए रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा और आप इसको लिपिबद्ध कीजिएगा जैसा चंद्रेश्वर कांत साहब ने सजेशन दिया। हाँ, लिपिबद्ध कीजिएगा और उस हिसाब से प्रोग्राम बना के सॉलिड रूप से आगे बढ़िए तो सपोर्ट मिलेगा। और कल 8 बजे सब कोई आ जाएंगे। कल का प्रोग्राम 8 बजे से होगा, याद रखिएगा। कल 8 बजे कृष्णानंद जी आएंगे और हम लोग फिर रामायण महाभारत अध्ययन सत्र 18 सप्ताह तक सुनेंगे। तो सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श, और फिर कल मिलते हैं 8 बजे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।